टाइम हमारे पास कम है, इसमें हम जो है वो जल्द से जल्द अपना जो है वो कोशिश करते हैं कि हमने जो पहले कवर किया था उसको जो है वो उसी के जरिए आगे चलते हैं। हमने कल जो है आखिरी बात की थी पॉलीमर्स की, एंड व्हाट आर पॉलीमर्स, ये भी हमने पूरी डिस्कशन की थी। अब यहाँ पर इसके बाद जो है वो हमने जो हमारे लिए जो गुफ्तगू जरूरी है वो ये है कि पॉलीमर्स कंपाउंड्स की जो वैरायटी कल हमने पढ़ी थी उसी को गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले जो पॉलीमर, याद रखिए हमारा कंसर्न बायोलॉजी है, ठीक है, तो हम बायो पॉलीमर्स पढ़ेंगे, वो पॉलीमर्स जो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, वो जो कि हमारे जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर बाकायदा मौजूद हैं। सिर्फ वो पॉलीमर्स पढ़ना हमारी गर्ज है। वी डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट सिंथेटिक पॉलीमर्स, इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स, नहीं, इसकी खैर है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो हमें अपनी बॉडी के अंदर की अंडरस्टैंडिंग को जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने के काबिल बनाए। तो सबसे पहली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो इनके बारे में मैंने आपको ये बताया एक टेक्निकल डेफिनेशन, क्योंकि जो आपकी एफएससी लेवल पे डेफिनेशन लिखी हुई है वो बड़ी डिफरेंट सी है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो, और कार्बोनाइल ग्रुप दो तरह के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, कल बात हुई थी। कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ अगर उसमें एल्कोहलिक ग्रुप आ जाए तो वो कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाना शुरू हो जाता है। और ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल हो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और उससे मिले हुए तमाम कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। एग्जांपल है आपके पास एक ये CHO किस बात को रेफर कर रहा है? CHO हमेशा मतलब होता है कि यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। उसके बाद जो है वो ये OH है, देन इट इज H हेयर, एंड दिस इज CH2OH, ठीक है। अब ये आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये डिपिक्ट ये कर रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज इट हैज एल्कोहल एज वेल एज एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो अब ये भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर ये एक और कार्बोहाइड्रेट से मिलके कोई बड़ा कंपाउंड बना दे तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक और कार्बोहाइड्रेट बनाने लगा हूं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। हाँ जी, इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कहीं नजर आ रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप? इसकी बात कर रहा हूं। सर ये ब्लू वाले की बात करें, कीटो ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड तो दूसरे में ही है। एल्डिहाइड दूसरे में है, ये कीटोनिक ग्रुप है, एग्जैक्टली तो अब आप जब इन दोनों को कंबाइन, अब ये दोनों जो हैं बेटा, ये दोनों के दोनों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। बट आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि अगर आप इन दोनों कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाकर क्या बना देते हैं, एज्यूम कर लीजिए कि आप इन दोनों कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के एक अदद ग्लूकोज बना देते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ग्लूकोज की नेचर चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोनोमर एक जैसे हैं, लिहाजा इन दोनों का जो डाइमर होगा, इनका जो पॉलीमर होगा वो भी सेम होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बने हुए कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 जी, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बने हुए कंपाउंड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और अगर आप छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के बड़े कार्बोहाइड्रेट भी बना लेते हैं, देन इट वुड स्टिल बी कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट, इट वुड नॉट चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो आपके सामने बड़ी ही मुख्तसर सी बात करता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके हवाले से आप कहते हैं कि दे हैव सर्टेन फैमिलीज, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड एक ऐसा ग्रुप होता है कि जिसके अंदर कार्बन की बनी हुई सिंगल शुगर होती है। सिंगल शुगर से क्या मुराद है अभी आप देखिएगा। यहाँ पर सिंगल शुगर से मुराद, एक लम्हे को सिंगल शुगर एज्यूम कर लेते हैं। सिंगल शुगर क्या होती है? सिंगल शुगर ये होती है कि जिसमें कोई सी दो शुगर्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा कंपाउंड ना बना रही हो। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी शुगर है ग्लूकोज, नेचर में एग्जिस्ट करती है ग्लूकोज, ठीक है। आप जब सिर्फ ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये मोनोसेक्राइड है। लेकिन जब आप ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज जोड़ देते हैं, जब आप ग्लूकोज के साथ एक और कार्बोहाइड्रेट जोड़ देते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? ये दोनों मिलकर एक शुगर बनाते हैं जिसको सुक्रोज कहते हैं। लेकिन अब ये सुक्रोज जो है ये मोनोसेक्राइड नहीं रही, बल्कि अब ये क्या हो गई है? ये डाइसेक्राइड हो गई है। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर दो सिंगल शुगर्स, जो सबसे छोटी शुगर्स का ग्रुप है वो मोनोसेक्राइड है, और सबसे छोटी शुगर्स जब मिलकर बड़ी शुगर बनाएंगे तो वो कम से कम डाइसेक्राइड या उससे ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर जो है वो मोनोसेक्राइड का टेबल और डाइसेक्राइड का टेबल बनाकर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप बात कर लीजिए मोनोमर्स की, और इधर आप बात कर लीजिए मोनोसेक्राइड, यहाँ मोनोसेक्राइड लिखना था मैंने, और इधर आप बात कर लीजिए डाइसेक्राइड की। तो इसका एक टेबल जो है वो छोटा सा बनाते हैं जिससे हमें ये अंडरस्टैंड हो कि मोनोसेक्राइड क्या होता है। बेसिकली सिंगल शुगर ये किए, फॉर एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड में एक है ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला दें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को आप ग्लूकोज से मिला दें। अब ये अपने आप में दोनों जो हैं वो मोनोसेक्राइड्स हैं, लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे देन इट वुड बी रिजल्टिंग इन अ डाइसेक्राइड व्हिच वुड बी कॉल्ड एज ए माल्टोज। ठीक है, इट वुड बी रिजल्टिंग शुगर माल्टोज। ठीक है, लेकिन अब आप एक और काम कीजिए, आप ग्लूकोज के साथ जो है वो एक और मोनोसेक्राइड को मिला देते हैं और वो है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज को जब आप मिलाते हैं तो आपको पता ये लगता है कि ये क्या बनाती है, ये बनाती है लैक्टोज विच इज द मिल्क शुगर। फिर इसी तरीके से आप ग्लूकोज को मिला देते हैं किसके साथ, फ्रुक्टोज के साथ। तो जब आप ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ मिलाते हैं तो ये बना देता है सुक्रोज विच इज वंस अगेन अ डाइसेक्राइड। तो ये तमाम बातें हमें क्या बता रही हैं, ये तमाम बातें हमें ये बता रही हैं कि जब कोई भी सिंपलेस्ट शुगर होगी, सिंपलेस्ट शुगर, सिंपलेस्ट शुगर होगी और वो क्या हो जाएगी, वो उसको आप किस में शामिल करेंगे, मोनोसेक्राइड्स में शामिल करेंगे। लेकिन याद रखिए कि ये जो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं ना मोनोसेक्राइड्स, इनका एक और फीचर होता है जिसको समझना ज्यादा जरूरी है। मोनोसेक्राइड्स के बारे में हर बुक ये कहती है दे दीज सेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाँ भाई, आपके जहन में क्या आता है कि हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होगा? सर वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होंगे? नो 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 नो, No. मोनोसेक्राइड जो है ना, इसके बारे में, इसको समझने के लिए हमें एक पूरी थ्योरी पहले समझनी पड़ेगी, एक बड़ा लंबा चौड़ा कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस पे आते हैं। बेटा याद रखिए, जब आप किसी मोनोसेक्राइड को और खास तौर पे ग्लूकोज को आप जो है वो किस पे किस में लेकर आते हैं, आप जब भी ग्लूकोज को एक्वस सोल्यूशन में लेकर आते हैं ना, तो एक्वस सोल्यूशन में ग्लूकोज जो है वो कभी भी स्ट्रेट चेन नहीं रहता। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक्वस सोल्यूशन में ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाता है, रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। रिंग स्ट्रक्चर अगर तो यहाँ बना हुआ है, फिर मैं आप लोगों को बनाकर नहीं दिखाऊंगा, वहीं से समझ लेते हैं। कैमरे की बुक ओपन करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इफ देर इज प्रेजेंट, ये जी ये देखिए, बेसिकली ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ये पूरी लीनियर चेन है, ये स्ट्रेट चेन है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ये कैसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनता है कि ये जो पूरा ये वाला जो OH होता है, कार्बन नंबर 5 का OH, वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। याद रखिए एक बात, ये जो रिंग फॉर्मेशन है ना, किसी भी, ये जितने मोनोसेक्राइड्स होते हैं, सबसे पहले रिंग फॉर्मेशन के बारे में कुछ रूल सेट कर लीजिए। रिंग फॉर्मेशन के बारे में जो रूल्स हमने सेट करने हैं वो ये हैं बेटा, कि जितने मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑलमोस्ट ऑल मोनोसेक्राइड्स फॉर्म रिंग, जिसमें फ्रुक्टोज, जिसमें मैं 3 बताता हूं जो नेचर में सबसे ज्यादा कॉमन है। नंबर 1 ग्लूकोज सबसे ज्यादा कॉमन है, नंबर 2 फ्रुक्टोज जो एक और कॉमन मोनोसेक्राइड है, और नंबर 3 मोनोसेक्राइड जो लाजमन रिंग बनाता है वो है राइबोज, जो कि डीएनए में मौजूद होता है। ये 3 मोस्ट अबंडेंट का जो है वो मोनोसेक्राइड्स हैं, जिनमें जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है ये दोनों 6 कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और ये 5 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है राइबोज। और कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, ये बनते लीनियर चेन की फॉर्म में है, हमेशा इनकी जो फॉर्मेशन होगी वो लीनियर होगी, लेकिन इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा रिंग स्ट्रक्चर में। रिंग स्ट्रक्चर का एक और रूल सुन लीजिए, उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन पे जाते हैं। रिंग स्ट्रक्चर इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान में जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान में रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? पहला है फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल, और ऑब्वियसली जो कार्बोनाइल है उसके दरमियान वो इन्वॉल्व होगा। दूसरा एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप जो इसमें शामिल है। अब कौन सा एल्कोहल? बेटा कई एल्कोहल है, 1 2 3 4 5। उसूलन तो ये होना चाहिए कि लास्ट वाला एल्कोहल ये कार्बोनाइल है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, उसूलन ये होना चाहिए कि लास्ट वाला एल्कोहल इस कार्बोनाइल के साथ जाकर बॉन्ड बनाए, ऐसा नहीं होता,
बल्कि रिंग की स्टेबिलिटी इसमें होती है कि जो सेकंड लास्ट जो अल्कोहल होगा वो जाकर कार्बोनाइल के साथ ग्रुप बनाएगा। इसका मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप और सेकंड लास्ट अल्कोहलिक ग्रुप जो है ये कंबाइन होंगे और रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसकी मिसाल आपको यहां पर भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, सेकंड लास्ट अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। याद रखिए किसी भी चेन के लिए, किसी भी रिंग के लिए जो है वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये होती है कि वो कम से कम एक कार्बन को रिंग से बाहर रखे। वन कार्बन शुड बी आउट ऑफ द रिंग। अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो जो है वो क्या करता है, वो किसी एक कार्बन को रिंग से बाहर रखता है। अब गौर कीजिए, अगर रिंग बनेगा आखिरी कार्बन और पहले कार्बन के दरमियान में, तो कोई भी कार्बन रिंग से बाहर नहीं होगा। रिंग से बाहर रखने के लिए क्या होगा कि आप सेकंड लास्ट कार्बन और पहले कार्बन के दरमियान में बनाएंगे बॉन्ड, और एक कार्बन, ये कार्बन जो होगा ये रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इस कंपाउंड की। स्टेबिलिटी की वजह से आपको जो है वो एक कार्बन बाहर रखना पड़ता है। और आप यहां पर देख सकते हैं बुक के अंदर भी, ये देखिए ये है पहला कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक और बात पर यहां गौर कीजिए। इसमें हो ये रहा है बेसिकली कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पूरा बेंड हो रहा है, ये नीचे की तरफ से बेंड होकर ऊपर आ रहा है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ से बेंड होकर ऊपर आएगा तो इसकी फॉर्मेशन इस तरह की हो जाएगी। ये देखिए ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर के ऊपर आया है। ठीक है, यानी ये पहले यहां पर था, यहां से घूम के ये इधर आ गया। अब जब ये यहां से इसने इस तरह का पूरा चक्कर लिया है ना, तो जाहिर है बाकी कार्बन भी जो डिस्टर्ब होंगे ना इसके ऐसा करने से। जब ये यहां से अपने ऊपर फोल्ड होगा तो बाकी कार्बन भी, चौथा कार्बन यहां आ गया, ये चौथा कार्बन था, थर्ड कार्बन नीचे आ गया, ये थर्ड कार्बन है, सेकंड कार्बन यहां पे आ गया, ये सेकंड कार्बन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बेंडिंग है वो बाकी दूसरे कार्बन को भी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करने पर मजबूर करेगी। तो ये वाला जो फिफ्थ कार्बन है ये अपने ऊपर बेंड होगा यहां आकर। अब गौर कीजिए, ये जो OH और ये है, इनके दरमियान में क्या सिचुएशन होगी, ये OH और ये सबसे पहले तो ये वाला जो OH है ये इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। मैं अब ऐसा करता हूं, मैं ना ये वाली जो पिक्चर है ना इसको उठाकर शीट पर ले जाता हूं और हम वहां डिस्कस करते हैं इसको। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर जो चीज समझना आसान है ना वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लगा देते हैं O, यहां हम लगाते हैं O, डबल बॉन्ड O, और यहां हम लगाते हैं सिंगल बॉन्ड H। अब ये समझना आसान है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाला जो O है ये इस H को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये वाला O इस H को अपनी तरफ क्यों खींचेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गौर कीजिए, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वक्त इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये इस हाइड्रोजन, ये इस ऑक्सीजन से सेपरेट होकर इस वाली ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। यानी दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑन द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब एक और मुसीबत है, और वो मुसीबत क्या है कि ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन की जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है इसने इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बॉन्ड यहां से तोड़ना पड़ेगा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये बड़ी एहतियात से एक बॉन्ड अपना तोड़ देगी। एक बॉन्ड तोड़ देने से क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, कोवलेंटली बॉन्ड हो जाएगा। अब इसके पास भी ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि इसके अब कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड्स हैं इसके पास। ये क्या करेगा, इसको हमने छुपा दिया था ना, 1 2 3 3 बॉन्ड्स है। ये क्या करेगा, ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ अपनी बॉन्डिंग कर लेगा एंड द रिंग वुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपके सामने अब रिंग मौजूद है। ये ऑलमोस्ट वही सूरत हाल है जो मैंने बनाई OH।
ये वही वाला एच है। ये देखें, इस एच के ब्लू होने का क्या मतलब है कि ये वही एच है बेसिकली जो यहां से इधर तक आया। तो इन्होंने यहां से इधर तक दिखा दिया, मैंने इसको दूसरी फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। तो ये वो है जो रिंग फॉर्मेशन होगी, और ये ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जितने कंपाउंड्स होते हैं उन सब में रिंग फॉर्मेशन, किन की बात कर रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स की, लीनियर चेन कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ थोड़ी सी एक और समझने वाली बात है, और वो ये है कि फ्रुक्टोज की रिंग किस तरह बनेगी। तो अब आप गौर कीजिए, फ्रुक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि ये कीटोनिक होता है, फ्रुक्टोज जो है वो कीटोनिक होता है। और कीटोन के बारे में एक बात ध्यान में रख लीजिए, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप आपको हमेशा टर्मिनल रीजन पर मिलेगा, टर्मिनल पॉइंट पर मिलेगा, आखिरी पॉइंट पर मिलेगा। कार्बोनाइल ग्रुप आपको कहीं दरमियान में नहीं मिलेगा। क्यों? कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक कार्बन बनाने की एबिलिटी है, सॉरी OH नहीं, एच, इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, लिहाजा ये सिर्फ टर्मिनल रीजन पे हो सकता है। जबकि कीटोनिक ग्रुप जो है उसकी क्या सूरत हाल होती है, वो कुछ ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O, ये दो बॉन्ड्स बना सकता है, लिहाजा ये रिंग में कॉर्नर पे नहीं हो सकता, बाकी कहीं भी आ सकता है। ये जो कीटोनिक ग्रुप है इट कैन नॉट बी टर्मिनल, जबकि एल्डिहाइड शुड बी टर्मिनल, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, आपके सामने अभी मैं बनाऊंगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जब हम बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O, COH, H, CH, OH, COH, H और CH2OH, ठीक है। अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, अब मुझे ये बताइए, इस वाले रिंग को आप मुझे देखकर ये बताइए कि यहां पर कितने कार्बन रिंग से बाहर होंगे। सर इसमें ग्लूकोज में एक ही रिंग से बाहर है। ग्लूकोज में तो एक ही रिंग से बाहर है, तो फ्रुक्टोज में? फ्रुक्टोज में दो रिंग से बाहर होते हैं। क्यों होते हैं? सर वो कीटोनिक ग्रुप की वजह से होंगे, क्योंकि ये टर्मिनल पे नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट आंसर दिया है कि ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये सेकंड कार्बन पे है, और जो बॉन्ड बनना है वो, उसमें कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होना है, उसमें सेकंड लास्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होना है। तो अगर आपने ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व किया उसमें रिंग में, और ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व किया रिंग में, तो इसका मतलब है अगर ये अपने ऊपर फोल्ड होकर इसके साथ जाकर बॉन्ड भी बना लेता है, तब भी ये वाला कार्बन भी रिंग से बाहर होगा, ये वाला कार्बन भी रिंग से बाहर होगा। और जो फ्रुक्टोज की रिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, गौर कीजिए ऐसे। अब आप एक और बात पर गौर कीजिए, जो फ्रुक्टोज की रिंग है वो कितने कॉर्नर की है, और जो अपना ग्लूकोज की रिंग है वो कितने कॉर्नर की है। वाज़ेह नजर आ रहा है, ये 6 कॉर्नर्ड है, ये 5 कॉर्नर्ड है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, जो रिंग है वो चेंज हो जाएगी। चलिए अब एक और एक और शुगर के ऊपर अपना यही एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। CHO एल्डिहाइडिक है, ठीक है। अब आइए, COH और इधर से H, इधर से CH, बल्कि नहीं, इधर दोनों वही होते हैं, COH और इधर H, COH, H और CH2OH। जी अब आंसर कीजिए, नंबर 1, विच कार्बन विल बी आउटसाइड। पहला सवाल ये है, अभी आंसर ना कीजिएगा, कौन सा जो कार्बन है वो बाहर होगा। नंबर 2, आपने आंसर करना है कि हाउ मच कॉर्नर, इसके कॉर्नर कितने होंगे। जी अब बताइए। सर ये 5 कार्बन, 5 कार्बन क्या? 5 कार्बन रिंग क्यों मानेंगे? 5 कार्बन रिंग? सर इसमें कार्बन है ही 5। हाँ तो रिंग 5 कार्बन बनेगा, अगर कार्बन ही 5 है तो रिंग 5 कार्बन बनेगा। सर रिंग फिर 4 कार्बन बनेगा और एक कार्बन बाहर रहेगा, लेकिन यानी ऐसा तो कोई नहीं होता। ऐसे बनेगा? सर ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता। गौर कीजिए, किसी भी
सानिया आप जाग रही ना? अच्छा जी सर, जाग रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी भी राइबोज के किसी भी रिंग में एक ऑक्सीजन हमेशा लाजमी लगा होगा, ठीक है? तो वो जो आप कहना चाह रही हैं वो 5 कार्बन रिंग नहीं है, वो 5 कॉर्नर्ड रिंग है। जी 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 जी। हाँ जी, तो 5 कॉर्नर्ड रिंग ये बना है, ठीक है? ये 5 कॉर्नर्ड है जिसमें यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। एक कार्बन लाजमन बाहर होगा क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो एक कार्बन लाजमन बाहर होगा, ये वाला, ठीक है? अब एक और चीज इसके हवाले से, शुगर के हवाले से एक और चीज हम समझ लेते हैं। वो क्या है कि इनमें से इनकी जो कंपोजिशन होगी उसमें आपने ये देखना होगा कि ये एक OH को अंदर रखना है या बाहर रखना है। अगर तो आपको लीनियर स्ट्रक्चर आता है ना, तो आप आराम से OH को अंदर या बाहर प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं यहाँ से जो है वो एक इसकी स्नैप लेकर आता हूँ ताकि हमें ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक मिनट पहले जो है ना इसको सारे को मिटा देते हैं। हाँ जी, यहाँ से इसकी स्नैप पकड़ते हैं। ये देखिएगा, इसमें आपको ग्लूकोज के रिंग में क्या पता लग रहा है कि थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिंग के अंदर है। ठीक हो गया? अब थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिंग के अंदर क्यों आया? बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेफ्ट साइड पर, और जो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने टर्न लिया है वो ऐसे लिया है। अगर इसने ऐसे टर्न लिया है तो ऑब्वियसली ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिंग के अंदर ही आएगा। एग्जैक्टली यही फिनोमिना किसके साथ है? ये देखिए, फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अंदर है। ये जो है, जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये बेंड होके इस कार्बोनाइल पर आएगा, तो फोर्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल है वो रिंग के अंदर आ जाएगा। तो जरा गिनिए, फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर से अंदर आएगा। ठीक है? तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो हमें ये बता देगी कि कौन हाइड्रोक्सिल अंदर आना है रिंग के और कौन बाहर आना है। अब आइए राइबोज में यही बात करते हैं हम। राइबोज में कौन सा हाइड्रोक्सिल अंदर होगा? राइबोज में कोई हाइड्रोक्सिल भी अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो रिंग है उसका बेंड ही ऐसा है कि वो सारे हाइड्रोजन को रिंग के अंदर ला रहा है, सारे हाइड्रोक्सिल रिंग से बाहर। इस वजह से राइबोज का कोई भी हाइड्रोक्सिल रिंग के अंदर नहीं होता। ठीक है? दिस इज द रीजन। यहाँ पे अब आप देखिए कि हमने ये बना लिया। अब मैं असल में, हमने बात कहाँ से शुरू की थी? हमने कहा था कि हमने समझनी है हाइड्रोलिसिस, कि मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज क्यों नहीं किया जा सकता। तो अभी हमारी थ्योरी खत्म नहीं हुई। पहले हम वो थ्योरी खत्म कर लें, उसके बाद फिर हम ये गुफ्तगू करेंगे कि हाइड्रोलाइज क्यों नहीं किया जाता, वो चाहे आज हमारी गुफ्तगू पूरी होती है या नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है सबसे पहले, हाउ द डाइसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी जगह पर डाइसेकेराइड कैसे बनता है। बेटा प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए अगर क्वेश्चन नहीं है तो। हाउ द डाइसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड। अब इसमें जो है वो हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि डाइसेकेराइड के लिए कोई से भी दो शुगर्स को, डाइसेकेराइड या इससे ऊपर के लिए कोई से भी दो शुगर्स के दरमियान में एक बड़ा ही पर्टिकुलर बॉन्ड बनना जरूरी है। ठीक है बेटा? अगर मैं यहाँ कॉर्नर्स पे कुछ नहीं शो कर रहा तो इसका मतलब है कॉर्नर्स पे कार्बन है। ठीक है? अब गौर कीजिए, यहां पर H है और यहाँ OH है। ये बेटा ये ग्लूकोज है। ठीक है? अगर मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बॉन्ड बनाता हूं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मैं एक खास तरह से कंबाइन करना चाह रहा हूं। कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। ठीक है? 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब यहां गौर कीजिए, ये जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं इनके दरमियान में एक अदद बॉन्ड बनेगा जिसमें वाटर रिमूव हो जाएगा। जब इसमें वाटर रिमूव होगा तो ये जो कंपाउंड है ये इस वाटर के रिमूव होने की वजह से बेटा आखिर में क्या रह गया? ये एक ऑक्सीजन रह गया है, ये OH इन्वॉल्व हो गया, ये H इन्वॉल्व हो गया, इसमें से वाटर निकल गया। अब पीछे क्या रह गया? ये वाला ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन जो रह गया है, अब गौर कीजिए इसमें जो ये जो ऑक्सीजन है इसके कितने बॉन्ड है? इसका एक बॉन्ड इस ग्लूकोज के साथ है,
अब ये दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ये दूसरा बॉन्ड बना लेगा इस वाले कार्बन के साथ जो फ्रुक्टोज का कार्बन होगा, और जब ये वाला बॉन्ड बनाएगा तो आप देखिए इसके दरमियान में क्या है, ये दोनों जो मोनोसेकेराइड्स हैं ये जुड़ गए हैं और ये क्या बन गए हैं, ये डाइसेकेराइड बन गए हैं। और ये जो प्रोसीजर है इसमें ये जो बॉन्ड होता है ये क्या कहलाता है, हाँ भाई इसका नेम बता सकते हैं आप लोग, क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको आप कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक का क्या मतलब है? सर एक ग्लूकोज है, पता नहीं। जो ग्लाइको है इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, जी। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ज्वाइनिंग, साइडिक का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ऐसा बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट को ज्वाइन कर रहा होगा उसको आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें बेटा हुआ ये है कि आपने वाटर रिमूव कर दिया है, और वाटर रिमूव करके आपने जो है वो ऑक्सीजन के जरिए जो है वो आपने इन दोनों को जोड़ दिया है। और अब आप लोगों के जहनों में एक और बात जहन में आपने रखनी है, और वो क्या है, वो ये है कि ये बॉन्ड जितना भी बड़ा कार्बोहाइड्रेट बन जाए, आप ह्यूज कार्बोहाइड्रेट बना लें, सब कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड यही यूज होना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहां पर गौर कीजिए, अगर मैंने इसको तोड़ना हो तो मुझे क्या चाहिए होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को? सर जो रिमूव किया था वही है जी, शाबाश, जो रिमूव किया था वही ऐड कर दें, जो रिमूव किया था वही ऐड कर दें, ये टूट जाएंगे। वाटर के जरिए जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। अब आइए इस बात के ऊपर, मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड के बारे में हमने कहा था कि दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, किधर गया, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अब ये देखिए, ये आपके पास एक मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, इसके अंदर कौन सी जगह है जहां पर आप वाटर ऐड करें तो ये ग्लूकोज टूट जाएगा? नहीं है सर। नहीं है। इसका मतलब है ये क्या चीज है? अगर आप इसमें वाटर ऐड करके इसको तोड़ नहीं सक रहे तो इसका मतलब है कि ये मोनोसेकेराइड है। दिस इज द मेन थिंग, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है। और अब आपको ये हाइड्रोलिसिस की टर्म बहुत जगहों पर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको अक्सर मिलता है वर्ड लिखा हुआ जहां पर आकर आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब हुआ? कल मैंने आप लोगों को एटीपी बनाकर दी थी, ये अब पीछे पेजेस पे चलते हैं जी, यहां पर हमने एटीपी बनाई थी, ये देखिए। अब अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वाटर ऐड कर दूंगा। जब मैं यहां पे वाटर ऐड करूंगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने वाटर ऐड करके इसको तोड़ा है तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोलाइज हो गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आप अगर तोड़ना है तो आप जस्ट उनको क्या देते हैं, वाटर देते हैं, और एंजाइम के जरिए उनको जो है वो आप तोड़ देते हैं। तो ये जो है वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अब यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है बेटे, यहां पर वंस अगेन अब हम बात करने लगे हैं आइसोमेरिज्म की। थोड़ा टाइम है हमारे पास, जल्दी से बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो एक अदद ग्लूकोज का कंपाउंड है। बेटा याद रखिए कि ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। जी, तो अब जो है वो आइसोमेरिज्म के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। आपने अभी गौर किया होगा कि मैंने अभी जब बॉन्ड बनाया तो मैंने यहां पर कुछ चेंजेस की थी। मैं OH को ऊपर ले आया था और H को नीचे ले आया था। अब ये कुछ छोटी मोटी चेंज नहीं है, ये बहुत ह्यूज चेंज है असल में। क्योंकि ये जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं ना, ये आपको इंशाल्लाह सारी जिंदगी नहीं भूलेगी।
क्योंकि मैं इसके पीछे एक रूल है वो आपको बताऊंगा, गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। अगर तो एक ग्लूकोज रिंग का ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, अगर तो जो रिंग है उसमें OH एक्स से नीचे है, OH एक्सिस से नीचे है, तो आप इसको कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। और अगर रिंग बनाते हुए किसी एंजाइम ने OH को एक्सिस से ऊपर रखा है तो इसको आप कहते हैं बीटा ग्लूकोज। और ये दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स आपस में एनोमर्स कहलाते हैं। आप देखिए ये भी आइसोमेरिज्म है, यानी दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ OH की एक्सिस से ऊपर और नीचे पोजीशन की वजह से जो बॉन्डिंग है उसमें फर्क आ रहा है, लिहाजा एक अल्फा ग्लूकोज है और एक बीटा ग्लूकोज है, और इसको आप एनोमर्स कहते हैं। एनोमर्स क्यों कहते हैं? अब आइए, इसका हमने नाम एनोमर क्यों रखा हुआ है? बेटा याद रखिए कि वो कार्बन जो रिंग बनाने में इन्वॉल्व होता है, कौन सा कार्बन था? ये वाला कार्बन था ना। और जो फ्रुक्टोज है उसमें ये वाला कार्बन था। कार्बन नंबर 1 फ्रुक्टोज का यहां पर है, कार्बन नंबर 6 फ्रुक्टोज का यहां पर है। इसका मतलब है इसकी रिंग फॉर्मेशन में जो कार्बन इन्वॉल्व है वो कार्बन नंबर 2 है। ग्लूकोज की रिंग फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व है वो कार्बन नंबर 1 है। बेटा हर वो कार्बन जो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है उसको आप कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, इसको आप एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और ये जो एनोमेरिक कार्बन होता है इसका OH अगर एक्सिस से नीचे होगा तो वो अल्फा ग्लूकोज है, और अगर उसका OH एक्सिस से ऊपर होगा तो वो बीटा ग्लूकोज है। अब यहां पर आपको मैंने बड़ी मजे की बात बतानी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि जब ये जो ग्लूकोज होता है ना, जब ये बॉन्डिंग करता है ना, ये खैर कैम्बल में बनी हुई है, इंशाल्लाह ये कल डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो आइसोमेरिज्म है ये भी बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि आपको ये बात मैं बता दूं कि जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है ग्लूकोज के अल्फा आइसोमर और बीटा आइसोमर से। एग्जांपल देता हूं, आपको पता है हम सेलुलोज को तोड़ नहीं सकते। सेलुलोज को तोड़ पता है क्यों नहीं सकते? क्योंकि सेलुलोज में जो ग्लूकोज होता है वो बीटा ग्लूकोज होता है। हम जिस कंपाउंड को, जिस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकते हैं उसमें अल्फा ग्लूकोज होता है, और जिस कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ सकते उसमें बीटा ग्लूकोज होता है। ये है ग्लूकोज की जो आइसोमेरिज्म और उसके चंद एक जो है वो रिंग की फॉर्मेशन और हाइड्रोलिसिस वगैरह ये है। अभी मैंने आप लोगों को पॉलीसेकेराइड नहीं पढ़ा है, पॉलीसेकेराइड पे इंशाल्लाह जो है वो कल डिस्कशन करेंगे। जी ठीक है।